अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, जो कैसे कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था। अब अगर बात करें मार्जिनल की, तो मार्जिनल आपने नहीं करना है, जस्ट रीड करना होता है। मे बी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो तो इम्पोर्टेंट हो, वरना नहीं। आगे चलते हैं नॉन प्रूडेंट। अब यहाँ पे जितने भी थे इनमें कहीं ना कहीं पस प्रोड्यूस हो रही थी। बेशक फंगल वाला था, ड्राई था, लेकिन हाइपोपियन तो हो रहा था। मीन अंदर की तरफ तो पस तो नहीं हम कहेंगे उसको, मतलब जो है वो स्टीराइल पस एक्युमुलेट हो रही थी। तो इसका मतलब ये है, ये सारे प्रूडेंट हैं। फिर आएगा नॉन प्रूडेंट। नॉन प्रूडेंट में क्या आएगा? वायरल। वायरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लें कि अगर आप पास प्लस खोल के देखते हैं तो 60-70% जो है ना वो इसी का क्वेश्चन आया हुआ है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 60-70% जो है ना चांस होते हैं कि इसके आने के। सेकंड मैंने बताया था आपको कौन सा, क्रेटोकोनस। दूसरा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो है वो कभी कभार इस तरह से आ जाती होती हैं। अब वायरल के अंदर क्या है कि दो तरह के वायरस जो है ना अटैक करते होते हैं आइस के कॉर्निया को, और इफेक्ट करते होते हैं। वो कौन सा? हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस जोस्टर। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? मोस्टली हर्पीस सिम्प्लेक्स वाला बहुत शदीद इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये मैंने बता दिया कि नॉन प्रूडेंट है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़नी है। अच्छा, अगर किसी को ये हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो मार्जिनल आंसर करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ना है, मैंने मार्जिनल करना है, मैं ये नहीं छोड़ सकता। चलो ठीक है, मैं उनके लिए फिर बता देती हूँ। वैसे यकीन करें ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताती हूँ ये बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कुछ लोग बहुत सेलेक्टिव पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि भाई उनके लिए तो मोर देन ही लगेगा ना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनको शायद थोड़ा सा कम लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, बुक से बता देती हूँ बल्कि, कि मार्जिन कॉर्नियल जो अल्सर है, मार्जिन अल्सर ये होता है कि बिल्कुल मार्जिन पे डेवलप करता है ये, और इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन्वेट कर जाती हैं। मेनली जो इसकी ईटियोलॉजी होती है वो मोरेक्स एक्जेनीफील्ड बेसिलस होता है, मतलब कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है वो इसको अटैक कर सकता है। लेकिन मेनली मसला ये होता है कि इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन आता होता है, और मतलब जो ओल्ड डिबिलेटेड पीपल होते हैं उनके अंदर मेनली ये होता है। ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है? मार्जिन पे अल्सर होते हैं और साथ ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं, और ना सिर्फ कॉर्निया इन्वॉल्व होती है बल्कि जो कंजक्टिवा है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। कैटो कंजक्टिवाइटिस होता है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना, इसका छोड़े। नेक्स्ट हम करते हैं जी, हम कर रहे थे वायरल केराटिटिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्पीस सिम्प्लेक्स। अच्छा जी, पहली बात ये कि आपकी जुतोई में अगर आप खोल के देखते हैं तो ये बहुत लंबा चौड़ा अजीब सा लिखा हुआ है यार, कहाँ से क्या करना कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, अब ये है कि वहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने तीन कैटेगराइज किया हुआ है उसको, कि एक उन्होंने कह दिया है कि हर्पीस हेपेटिक, फिर उन्होंने कह दिया है जो डेंड्राइटिक अल्सर, फिर उन्होंने कह दिया है डिजीफॉर्म। ये तीन मैं डिवाइड किया है इस टॉपिक को ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसी के अंदर ही हर एक चीज़ पढ़नी है। उन तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग लिखी हुई है नहीं, उन सब की ट्रीटमेंट एक ही करनी है। जो तो ऐसा करना चाहते हैं वो बेशक वहाँ पे क्रॉस करते हैं, जोगी से करें, लेकिन मैंने पहले कह चुकी हूँ कि आपने जोगी से करना है तो भाई जोगी से ही करना है। अच्छा जी, अब है हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है कौन अटैक करता है? आपको पता है कि हर्पीस जो है वो अटैक कर लेती है किसी भी पर्सन को। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए, शदीद वाला फीवर हो जाए, ठीक है। और ऐसे मैं बताऊं कि जो हर्पीस का अटैक होता है, आप पहले पढ़ के आए हैं कि बचपन में इसका अटैक होता है। अटैक होने के बाद ये जाके नर्व्स में जो है ना रहना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे जाके स्टे करती हैं, डोरमेंट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई इस तरह की कोई मतलब जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए, तो ये फटाफट से दोबारा अटैक करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मुझे इधर फीवर हुआ था बहुत ज़्यादा शदीद, तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे हर्पीस के वेसिकल्स निकल आए थे, ठीक है। तो ये बार बार निकल सकता है, रिकरेंट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें रिस्क फैक्टर तो हम नहीं कहेंगे, मतलब ये कि किसको इफेक्ट करता है, तो चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है, यंग अडल्ट को इफेक्ट करता है, फेब्राइल कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, निमोनिया हो जाए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सन की एक्सपोजर हो जाए, तब भी इस तरह हो सकता है। टाइप्स वही प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे हम पहले पढ़ते हैं। तो प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी अगर पहला अटैक होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आँख को अटैक करे, लेकिन अगर आँख को अटैक कर लेता है तो क्या होगा कि वहाँ पे कैटोकंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, कॉर्निया को भी और कंजक्टिवा को भी इन्वॉल्व कर लेगा। अच्छा जी बच्चों, अच्छे बच्चों, आपको पता है कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वायरस की वाइफ थी, हमने ये किया था वाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो वायरल था उसमें कौन सा रिएक्शन आ रहा था कंजक्टिवा के ऊपर, तो वो था फोलिकुलर। तो इसलिए ये है अक्यूट फोलिकुलर कैटोकंजक्टिवाइटिस, तो उसको भी नहीं भूलना आपने।
अगर हम कॉर्निया पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ कॉर्निया के अंदर पढ़ रहे हैं मेनली, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया के ही साइन सिम्टम्स नज़र आएंगे पूरी आई के अंदर और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता। कॉर्निया के साथ कंजक्टिवा पढ़िए तो वो इफेक्ट कर सकता है, जब कंजक्टिवा कोई मसला होगा तो साथ कॉर्निया पढ़िए वो भी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन सिनेरियो में मेन चीज़ देखनी होती है कि वो फोकस किस पे करना चाह रहा है, जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है, वो कॉर्निया के साइन सिम्टम्स दे के मेनली कॉर्निया के बारे में पूछ रहा है या फिर वो कंजक्टिवा के बारे में पूछ रहा है। सो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे मिक्स करके तो वो इधर उधर करके आ जाते हैं कि भाई नहीं ये तो कॉर्निया का नहीं कंजक्टिवा का, तो ये आपने बात ध्यान रखनी होती है। अगर कॉर्निया का अल्सर दे देते हैं वो और साथ मेंशन कर देते हैं कि हमने डाई यूज़ किया, हमने स्टेन किया तो ये इस कलर का नज़र आ गया, तो आपने कंजक्टिवा के चाहे 10 भी ने साइन सिम्टम्स लिखे हैं, आपने उसकी तरफ नहीं जाना, आपने कॉर्निया की तरफ ही रहना है, आपने अच्छे से इसका ध्यान रखना है। अच्छा, और मैंने बताया था आपको वायरल अटैक होगा तो ज़ाहिर सी बात है लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे तो लिम्फेडेनाइटिस होगा, स्किन पे वेसिकल्स बनेंगे। भाई वेसिकल्स तो बनेंगे ही बनेंगे ना, हर्पीस की मेन चीज़ तो यही है कि वेसिकल्स बनना है, जब भी उसने होना है उसने वेसिकल्स बने हैं। अच्छा, अगर सपोज करें कि कोई पेशेंट बहुत बीमार हो गया, उसको बार बार जो ना उसके अटैक होंगे इसी के हर्पीस के होंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर हर्पीस है, उसने जब दिल चाहा उसका, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई, उसने आके एपिथेलियम के अल्सर प्रोड्यूस कर देना। किसके एपिथेलियम के? कॉर्निया के एपिथेलियम के अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है वो। इसके अलावा जो कॉर्निया है, कॉर्निया के स्टोमल इंटरस्टिशियल केराटाइटिस कर सकता है कि मीन वो स्टोमक के अंदर घुस के वहाँ पर जो इंटरस्टिशियम है उसकी इन्फ्लेमेशन कर दे। इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी एपिथेलियम, ये कॉर्निया पढ़ी थी, कॉर्निया की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी वो कौन सी थी? एंडोथेलियम थी। तो वो एंडोथेलियम को इफेक्ट भी कर सकता है, वो स्टोमा को इफेक्ट भी कर सकता है। जब स्टोमा को कर देगा, एंडोथेलियम को कर देगा, तो वहाँ पे भी ओडिमा वगैरह करवा देगा, तो उसे कहते हैं डिजीफॉर्म केराटाइटिस, कि मतलब इतना ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व हो गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से कि वहाँ पे क्या हुआ है, ब्लरिंग होना स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे ओपेसिटी नज़र आ रही है हमें। इसमें कोई आपका अल्सर नहीं होता, इसमें डायरेक्ट जो है वो डिजीफॉर्म बन जाता है, मीन स्टोमा के अंदर जो है एक्युमुलेशन हो जाती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह की, तो वहाँ पे एडिमा स्टार्ट हो जाता है, एडिमा से क्या पे वहाँ पे ओपेसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्ट एंड द नॉट लीस्ट के आपके अगर अंदर जाता है अल्सर की वजह से, अगर ये जाएगा अंदर तो आइरिडोसेक्लाइटिस करवा सकता है। अच्छा बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने आपको बैक्टीरियल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भाई वो पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि मुझे चोट लगी है, मुझे कोई मसला हुआ है, मैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हूँ, कुछ ना कुछ इस तरह होगा कि उसके कॉर्निया पे अल्सर पहले प्रोड्यूस हुआ है, फिर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हो गया। फिर मैंने बताया था कि फंगस वाले भी ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि फार्मर आएगा, खेती बाड़ी करने वाला इंसान, वो कहेगा कि जी मुझे ना लकड़ी लग गई है मेरी आँख में, उसके बाद है ना ये हो गया है, अब मेरी आँख में मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो वो हम कहेंगे कि भाई वो फंगल कॉर्नियल अल्सर है, कि पहले उसको अल्सर हुआ है, मतलब कोई ना कोई इस तरह से रिस्क फैक्टर था उसका, कोई ना कोई इस तरह से कोई पहले ट्रॉमा हुआ है फिर उसको डेवलप हुआ है, या फिर अगर हम कहते हैं कोई डायबिटिक है या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है तो वो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई ट्रॉमा हो तो फिर इसको वायरल का अटैक हो, ऐसा नहीं होता। खुद वायरस अटैक करता है, खुद वायरस अटैक करने के बाद, कोने पे अटैक करने के बाद, ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये पेशेंट कंडीशन होगी, फिर वायरस अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये वायरस खुद जो है ना वहाँ पे अल्सर बनाता होता है। जैसे इसने स्किन के ऊपर वेसिकल्स बनानी है, ऐसे ही इसने कॉर्निया के ऊपर वेसिकल्स बनाने हैं, कॉर्निया पे जरा प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से वेसिकल्स बन जाएंगे, ये बन गया वेसिकल, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, या ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब ये वेसिकल्स रप्चर होंगे, रप्चर होने के बाद क्या बना देंगे? अल्सर, सिंपल सी बात है। अभी अल्सर प्रोड्यूस हो गया है, और इसके अलावा जो ये वायरस से मज़ीद जो है ना फैलता जाएगा, ये जो है छोटे छोटे जो अल्सर बने हैं, वेसिकल्स बने हैं, ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, जुड़ जाएगा, जुड़ते 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 ये क्या बन जाएंगे, इस तरह से ब्रांचिंग टाइप बन जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैं सारा बताने लग गई हूँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, आप सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे? पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें जनाब नज़र आ रहा होगा कि उसके वेसिकल्स बने हुए हैं, कहाँ पे, लिप्स पे, नोज़ पे, कॉर्निया पे, हमें हर जगह छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। मैं अगर इसकी डायग्राम दिखाऊँ आपको तो इस तरह से ये पेशेंट आपके पास आता है, इस तरह से हमें बिल्कुल ऐसे ही वेसिकल्स मिल रहे होते हैं। अब ये वेसिकल्स किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, क्योंकि पता है आपको मैकुला, पेपुला, पोस्टुलूज, इरप्शंस वगैरह, या आप पढ़ के आए हैं सब कुछ, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वेसिकल्स बस होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे बहुत शदीद इरिटेशन हो रही है। इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि फॉलिकल्स बन गए हैं, क्योंकि वेसिकल्स बन गए हैं, लैक्रिमेशन तो होगी, ब्लेफारोस्पैज्म भी होगा इसके अंदर, ठीक है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो गया। अच्छा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपके आ रही है, आपने इसको ऐसे गुजार नहीं देना जी। वो क्या है कि कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है।
अब कोने की सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है, ये रहता कहाँ पे होता है, इसको ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है, इसको सारी नर्व्स वाली जगह पसंद है। सो कोने की भी नर्व्स पे अटैक करके उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय कर देगा तो कोने की सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए देखें, पहले सबसे पहले क्या है, पेन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया उसने। हालांकि जब हम फंगस पढ़े थे, बैक्टीरिया पढ़े थे, तो सबसे पहले कहा था कि पेन, पेशेंट कहता है मुझे दर्द हो रही है, लेकिन यहाँ पे कहता है मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है मुझे। और कोने की सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, वो कहता है कि जब मैं हाथ लगाता हूँ आँख पे तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। ठीक है, मतलब पेन नहीं है इसको। और इसके अलावा सीली कंजेशन तो फिर होगी कंजक्टिवा कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना। अगर हम बात करें साइंस की, साइंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साइंस के अंदर ही आपके 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे जो मैंने बताया था आपको जतोई से। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने इसको जोगी से पढ़ना है, और कुछ ऐसी बातें जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, आप वो नोट कर लिया करें जोगी के ऊपर। अब ये है कि जो बने हैं वेसिकल्स, ठीक है, ये हमें नज़र आ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, वो स्कार भी हो सकते हैं, ठीक, किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होगा कि फोलिकुलर केटोकंजक्टिवाइटिस मुझे खुद भी नज़र आ जाएगा। बीइंग एज मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट में देख रही हूँ, तो मुझे वेसिकल्स नज़र आ जाएंगे उसके आँख के ऊपर, आईलिड के ऊपर। फिर मैं देखूँगी आँख को खोल के, तो ओहो, इसमें तो फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हुआ है। फिर मैं उसके लिम्फ नोड्स चेक करूँगी, हाथ लगाऊँगी, बहुत पेन होगी, कहेगा ओहो डॉक्टर मुझे बहुत पेन हो रही है। मैं कहूँगी हाँ पेन हो रही है, इसका मतलब ये है कि वायरल हुआ है। ओहो अच्छा। फिर मैं देखूँगी आँख के अंदर, तो क्या होगा, सीली कंजेशन हुई होगी। ठीक है, सीली कंजेशन से क्या मतलब है कि आयोडोसाइक्लाइटिस भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद कॉर्नियल सेंसिटिविटी कम होगी। मैंने क्या किया कि मैंने उसका आँख खोली, अब वो खोलते करते वगैरह ना उसको दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने ना कोने पे से हाथ लगाया, जब मैंने कोने पे हाथ लगाया, पेशेंट ने कुछ भी नहीं कहा मुझे, तो मुझे समझ आ गई कि भाई कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो है वो कम हुई है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ देखने के बाद मुझे अब 80% 90% तो कंफर्म हो गया कि नहीं इसको वायरल ही है। लेकिन मज़ीद मैं कंफर्म करने के लिए कि भाई वाकई ये वायरल है, तो मज़ीद मैं क्या करूँगी, टेस्ट करूँगी कुछ। अब टेस्ट क्या करते होते हैं, ये आपके साइंस के अंदर भी आते हैं, और ये आपने टेस्ट भी मतलब डायग्नोसिस भी इसी में ही बनानी होती है कि हमने फ्लोरेसेंट डाई करना होता है और स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने स्लिट लैम्प को उठा लिया, पेशेंट को बिठा लिया। स्लिट लैम्प पे बिठाने के बाद मैंने पहले क्या किया कि उसमें फ्लोरेसेंट डाई डाल दी। डालने के बाद मैंने उसको देख लिया है आराम से। अच्छा, मैं अगर देखती हूँ तो मुझे क्या नज़र आती हैं, मुझे नज़र आते हैं सुपरफिशियल। अगर वो इनिशियल स्टेज में आ गया, सपोज करें सबसे पहली वाली स्टेज में आ गया है, तो मुझे क्या नज़र आएंगे, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस नज़र आए। अब सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि ये सपोज करें ये कॉर्निया है। कॉर्निया के अंदर ना सुपरफिशियल, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, तो वहाँ पे हल्की हल्की इस तरह से हमें पंक्टम टाइप जो है ना, इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, सुराख टाइप नज़र आ रहे होंगे, मतलब वाइट शो होगा। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं बच्चों, ये देखिए, ये आपको इस तरह नज़र आ रहे होंगे। देखो ये आपको अगर 1 मिनट अब नज़र आएगा, यस। अब ये देखें, ये छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं पिन हेड साइज़ के, ये होते हैं सुपरफिशियल पंक्टेट एरोयन। अब ये है ग्रीन कलर के, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्टेन किया हुआ इसको। ठीक है, फ्लोरेसेंस से स्टेन किया हुआ इसको, फिर हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं, वरना हमें नज़र ही नहीं आती इस तरह से। स्टेन करके मैंने कर लिया। अच्छा, आपने इसके फीचर्स याद रखने हैं कि सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस जो कि हो रहा है पीस की वजह से, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चों। इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होती हैं, और वाइट प्लग्स होती हैं। अभी तो हमने ग्रीन किया हुआ है ना फ्लोरेसेंट डाल के, लेकिन नॉर्मली ये वाइट होती हैं। माइन्यूट पिन हेड साइज, बिल्कुल छोटे से होते हैं ये, जैसे आपने भी देखा। ये रोज़ में भी हो सकते हैं, ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, मीन कंबाइन भी किए हुए हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी 2 बातें, सेंसेशन तो नहीं होगी, हमने कह दिया, साथ में इसमें वेस्कुलराइजेशन भी नहीं होगी। अच्छा, वैसे वेसल्स मेनली कहाँ से आते होते हैं, वेसल्स मेनली आते होते हैं कंजक्टिवा से आके यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं, ऐसा। तो इसमें तो कोई उनको रास्ता ही नहीं मिला वेसल्स के आने के लिए, मतलब कोई ऐसी चोट नहीं लगी, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। सपोज कोई ट्रॉमा होता है इस तरह ट्रॉमा हो गया कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने के बाद जो बाउंड्री थी वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ से जो एपिथेलियम पे जो वेसिकल्स थे वो जो मूव करके कोने पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन करवा देंगे। ठीक है, तो उनका रूट तो यही है। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट जो इफेक्ट किया वो किसको इफेक्ट किया है, कॉर्निया को, कॉर्निया के एपिथेलियम को। ये पहली स्टेज है। सेकंड है डेंड्राइटिक अल्सर। डेंड्राइटिक अल्सर आपके जतोई के अंदर पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसको लिखा हुआ है, ब्रांचिंग भी लिखा हुआ है, डेंड्राइटिक भी लिखा हुआ है। तो ये मेनली क्वेश्चन आता होता है, इसी के ही फीचर्स देते हैं, वो कहते हैं आप डायग्नोस करो। और हमने लिखना भी डेंड्राइटिक अल्सर होता है, पर आपने नाम भी इसी का लिखना है, आपने नाम भी ये लिखना है। कैसे? वो कहते हैं कि पेशेंट आपके पास आया है, उसके हमने फ्लोरेसेंट डाई किया है कॉर्निया को,
हमें नज़र आया है जी उसकी ब्रांचिंग टाइप कुछ नज़र आ रहा है, ब्रांचिंग टाइप कुछ जो है ना उसको है कोने में, ट्री लाइक ब्रांचिंग टाइप। तो जनाब आपका 100% कन्फर्म है ये कि डेंड्राइटिक अल्सर है, क्योंकि इसी स्टेज में डेंड्राइटिक स्टेज के अंदर की जो होती है ब्रांचिंग टाइप होती है, और इसके एंड पे ब्रांचेस के एंड पे क्या होते हैं, क्लब शेप्ड इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। बड़ी ही अच्छी सी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, बड़ी ही प्यारी सी, जिसमें आपको नज़र आ जाता है आराम से फ्लोरेसिन पे। आप फ्लोरेसिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोज़ बेंगल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये देखेंगे आराम से ब्रांचिंग टाइप नज़र आ रहा होता है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हर्पेटिक का ही फीचर है ये, सही है। तो हम कहेंगे डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर कास्ट बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने 2% फ्लोरेसिन यूज़ कर लिया है, तो फ्लोरेसिन से हमें बड़ा ही प्यारा सा जो है ना डेंड्राइटिक अल्सर नज़र आ गया है। ये कैसे बना, इन्होंने मिला के ना ये ब्रांचेस बना दी हैं, सही है। तो बस अब आपकी जो तो में इतना बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है इसके बारे में वो नहीं करना, आपने सिर्फ इतनी सी बातें ही करनी है। आगे हम करते हैं, अगर फर्दर और मज़ीद आगे बढ़ जाए, पेशेंट बहुत ही ढीला है, बहुत ही लेट आया है वो, तो कॉन्फ्लुएंट ये सारे मिला के क्या बना देते हैं, एक जोग्राफिकल पैटर्न बना देते हैं। जैसे एमेबोइड होती है, जिस तरह मेबा होता है, पता है कि इस तरह होता है, और जोग्राफी जैसे हम कहते हैं कि कोई नक्शा हो गया, इस टाइप का मैं नज़र आता है, कॉन्फ्लुएंट हो गया, सारा कुछ मिल हुई है, तो ये इस तरह से उसकी जो है शेप नज़र आ रही होती है। कि मैं इसकी डायग्राम दिखाऊँ आपको, ये देखिए जी, ये आपकी ग्रीन कलर की है, डाई किया हुआ है, तो ये सारे के साथ जो है जियोग्राफिकल पैटर्न टाइप लग रही है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी टॉपिक है डिजी फॉर्म, डीप कैटाइटिस। आपके जोगी में लिखा हुआ है, ये आखिरी स्टेज पे लिखा हुआ है, लेकिन मेनली स्टेज नहीं होती, मेनली ये 3 स्टेज होती हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये तब होता है कि देखें जब है ना वायरस ने अटैक किया है किसको, स्टोमा को। अब स्टोमा अटैक करने के बाद क्या हुआ है कि एंडोथेलियम को भी अटैक कर दिया, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे एडिमा वगैरह हो जाए। इसमें ये नहीं होता कि भी पहले अल्सर हों तो फिर बनेगा, इसमें इंटैक्ट एपिथेलियम इंटैक्ट होती है, एपिथेलियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम इसको स्टेन भी नहीं कर सकते। पहले तीनों को हमने स्टेन किया था, ग्रीन कलर का किया था, इसको हम स्टेन नहीं कर सकते, ये वाइट एंड कलर का होता है। मैंने इसे ग्रीन वैसे बना दिया, इसको वाइट कलर तो आपको नज़र नहीं आना था, लेकिन ये वाइट एंड कलर होता है। और होता क्यों है, क्योंकि स्टोमा के अंदर क्या होगा, एडिमा हो गया है। इसमें भी कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस ही होगी, क्योंकि है तो हर चीज़ की वजह से ही ना। अगर मैं ये दिखाऊँ, ये देखें, इसका मेन वो कहते हैं कि मेन क्या चीज़ है, ये मेन है वायरल एंडोथेलाइटिस है। मेन एंडोथीलियम जो है उसका जो है ना वो इन्फ्लामेशन हो गई है वायरस की वजह से, और इसकी शेप जो है वो इस तरह नजर आती है, एपिथेलियम बिल्कुल इंटैक्ट होती है। अब देखें ना, हम अगर सपोज करें हम वैसे इसको डायग्नोस करें तो हमें लगेगा नहीं जी ये तो कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है किसी न किसी फाइब्रोसिस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टोमा के अंदर ओडिमा है, तो हमने इसको डायग्नोस करना होता है इसको। बाकी डेसिमस मेम्ब्रेन के अंदर फोर्स वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि वजह सी बात है, वहाँ पे एडिमा वगैरह हो गया तो वो थोड़ा सा कटे हो सकते हैं, इसमें जो डेसिमस मेम्ब्रेन है वो कटी हो सकती है। सो समझ आ गई इस बात की कि आपकी डिजी फॉर्म जो है वो इसकी स्टेजेस में नहीं आता, ये सिर्फ एक अलग चीज़ है कि अगर ये मैनिफेस्ट भी कर सकता है वायरस, ये भी करवा सकता है। ओके, अच्छा जी, अब ये है कि कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये सब कुछ हो गया, होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो बच्चों इसमें ये आ सकता है कि ये जो अल्सर हुआ है ये आँख में बार बार हो तो ओपेसिटी डेवलप हो सकती है एट दैट, तो कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाएगी। फिर हमने कहा कि सीली कंजेशन था, इसका मतलब ये कि आइराइटिस और आइरोसक्लेटिस भी हो सकता है, हाइपोपियन भी हो सकता है। अगर सपोज करें ये जो अल्सर बनी है इन पे कोई और अटैक कर दे, कोई बैक्टीरियल अटैक हो जाए, कोई और भी अटैक कर सकते हैं, ऐसी बात हर एक खुली छूट मिल गई है तो पेशेंट जो है बीमार है बहुत ज़्यादा, तो फंजाई भी अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, तो हाइपोपियन भी हो सकता है इसके अंदर। अगर हम बात करें डिडीज़ की, डिडीज़ में क्या क्या आएगा, डिडीज़ में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एक हर्पीस ज़ोस्टर, तो हर्पीस ज़ोस्टर में आ जाएगा। अगेन अमीबा कैटाइटिस भी हो सकता है, इसमें भी ऐसा लग रहा होता है जैसे डेंड्राइट्स बनी है ना, इसके ये डेंड्राइट्स बनी है इसी टाइप की, इनमें भी डेंड्राइट्स बन सकते हैं। हीलिंग कॉर्नियल अल्सर में भी फॉल्स स्यूडोडेंड्राइट्स कहते हैं इनको, फॉल्स डेंड्राइट्स बन सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड केराटोपैथी भी हो सकती है, जो कि मैं नहीं लिखे हुए, ये आपने वहाँ पे नोट कर लेने हैं। सही बच्चों, आपको ज़्यादा समझ आ गई, इसकी अच्छे से आनी चाहिए समझ। मैंने आपको बड़ी ही डिटेल से समझाया ताकि आपकी जो डायग्नोस है वो आराम से हो जाए।